हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट किया हुआ है। मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। मोर देन +6 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। इंडियाज़ के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं माय डियर, हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के और हम क्यों आपसे कनेक्ट हों, आपके मन में सवाल होगा। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस की ब्यूटी ये है कि आप हमसे तुरंत चैट कर सकते हैं, हमारे साथ अपने डिस्कशन, अपने डाउट्स को तुरंत बी फ्रैंक होके, एकदम बिंदास होके पूछ सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस और आंसर्स में पोलिंग करवाते हैं सो दैट हम बच्चे का जजमेंट ले सकें कि कितने बच्चों ने सवाल सही किया है, कितने बच्चे ने सवाल गलत किया है। नेक्स्ट इज माय डियर, हमारा लाइव टेस्ट एंड क्विज होता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ अपने आप को एनालिसिस करना भी इम्पॉर्टेंट है और अपनी परफॉर्मेंस को समझना, अपनी परफॉर्मेंस को जानना, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मुझे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अनअकैडमी आपको एक ऐसा मौका देती है कि आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट और क्विज अटेंड कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी एनालिसिस को जज कर सकते हो। थर्ड वन इज माय डियर स्ट्रक्चर्ड क्लोज प्लान। हमारा जितना भी प्लान होता है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होता है। आपकी कब क्लास कौन सी होनी, किस सर की क्लास होनी है, कितने बजे क्लास होनी है, क्या टाइम टेबल है, कब आपकी डाउट क्लास होगी, कब आपकी क्विज क्लास होगी, कितना आपका सिलेबस आना है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, जिससे कि आपको अपनी स्टडी करने में बहुत मदद मिलेगी। आप एक शेड्यूल में काम कर पाओगे कि हाँ यार, इस टाइम मुझे ये पढ़ना है और इस टाइम मुझे ये पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड एक्सेस। ये एक अलग बात है, एक नई चीज़ है एकदम। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोकल कोचिंग्स में जाते हैं, ऑफलाइन जब हम पढ़ते हैं तो जाते हैं और अपनी कॉपी उठाते हैं, जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो चल देते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है किसी कारण से, तो आपको बहुत दुख होता है, सर आज मेरी क्लास मिस हो गई। तब आपका वो सिलेबस छूट जाता है और फ्यूचर में आपको उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अनअकैडमी कहती है कि आपको अपनी क्लास छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी रीज़न से आपकी क्लास छूट जाती है तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हो। आप हमारे साथ लाइव तो कनेक्ट हो ही सकते हो, साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हो। इवन आपको मन कर रहा है कि नहीं, आपको एक बार एक टॉपिक को पढ़ना है, मन कर रहा है उसी चीज़ को दोबारा पढ़ना है, तिबारा पढ़ना है, एंड टाइम्स आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी को पढ़ाई करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो दिस इज़ द अनलिमिटेड एक्सेस। आप हमसे बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा फीस है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे आप देखते हो इंडिया की बड़ी बड़ी कोचिंग का जो फीस है वो करीबन 1.5 से 2 लाख की तरफ चला जाता है, जबकि हमारा फीस ओनली एंड ओनली 30,000 में रह जाता है। 30,000 में इंडियाज़ के टॉप मोस्ट बेस्ट फैकल्टी अब आपके साथ हैं। अब आपको इतना अमाउंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए तो आप मेरा कोड यूज़ करके दैट इज़ DHIREN, दैट इज़ धीरेन, आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा, दैट इज़ 27K। तो सोचिए, इतना इकोनॉमिकल फीस में शायद ही इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको बेस्ट फैकल्टीज़ देगा। सिर्फ बेस्ट फैकल्टीज़ नहीं, हमारे एक और अच्छी खासियत है कि आप जितने नंबर ऑफ फैकल्टीज से पढ़ सकते हो उससे पढ़ो यार। ठीक है, आपको एक फैकल्टी के लिए बाउंड नहीं हो, आप बड़े बड़े जितने फैकल्टीज हैं सबसे पढ़ो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट यार, अगर तुम्हारे पास वाकई टाइम है, समय है, 2 साल का मौका है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें 2 साल अपने आप को देना पड़ेगा, अभी आप 11th में हो या अभी आप 12th में हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे 1 साल तो अभी दे रहा हूँ, 1 साल बाद में दूंगा, तो मेरी मानो तो आप 24th मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें देख सकते हो सिर्फ डिफरेंस ओनली 5K का है, सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है। 5,000 के डिफरेंस में आप 12 मंथ की जगह आप हमसे 24 मंथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे साथ। ठीक है, आप 2 साल हमारे साथ रिलेशन कंटिन्यू करोगे। इन केस अगर आपको इस छोटे से अमाउंट को भी देने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी हमारे इस टीम ने एक EMI ऑप्शन रखा है। हमारे यहाँ 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की EMI होती है। इस आसान किस्तों में आप इसको ईजिली पे कर सकते हो यार।
ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारा प्लान बहुत सस्ता प्लान है यार, फटाफट आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ। इससे अच्छा प्लान शायद इंडिया में आपको कहीं मिलेगा ना माय डियर। इट्स द फील्ड केमिस्ट्री विद धीरेन, ये मेरा नाम है धीरेन। मैं फील्ड केमिस्ट्री क्यों बुलाता हूँ यार? देखो, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको तुम्हें फील लेना चाहिए। केमिस्ट्री रटने के लिए नहीं बनी है, केमिस्ट्री को अंतरात्मा से समझने के लिए बनी है। अपने आप को देखोगे, अपने चश्मे से देखोगे तो आपको सब कुछ केमिस्ट्री नज़र आएगा। आप चाहे कुछ भी देख लो आगे पीछे, सब में केमिस्ट्री लगी है। तो केमिस्ट्री को फील लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की आदत है केमिस्ट्री को रटने लगते हैं, रटना नहीं है, उसको समझना है। जितना आप अपना बेस्ट पॉसिबल दोगे, जितना अपना टाइम दोगे, मैक्सिमम टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चैप्टर्स में यहाँ या केमिस्ट्री में आपको याद भी थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, रटना और याद करने में डिफरेंस है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज माय डियर, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू की है और सीरीज का नाम रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? तो देखो यार, नॉर्मली क्या है, अगर मैं सारा सिलेबस पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको लग जाएगा। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि क्यों ना सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊं जिसका परसेंटेज जेई में सबसे ज़्यादा आता है। तो मेरे माइंड में एक प्लान बना और मैंने अपनी टीम से बात की कि क्यों ना मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज़ शुरू की। तो उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे वीडियोस देख सकते हैं। पीछे वीडियोस में मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ख़त्म किया है। अब जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो मेरी केमिकल बॉन्डिंग की चल रही है। और आज इस केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ का बच्चे मेरा दूसरा दिन है, दैट इज सेकंड पार्ट है सीरीज़ का। सेकंड पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरा आपस में इंटर रिलेट होता है केमिस्ट्री। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह स्लोली समझ चुके होगे, और उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो भी आप क्वेश्चंस कर चुके होंगे। ठीक है, आज की जो थ्योरी है, जो सबसे पहली थ्योरी है, जो आज सेकंड डे है केमिकल बॉन्डिंग का, उसकी जो सबसे पहली आज हमको पढ़ना है, उस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अभी क्या थ्योरी है, क्या कहती है ये थ्योरी और कैसे इस थ्योरी के मजे लेने हैं, तो आइए देखते हैं। इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। आपको इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस थ्योरी को समझ पाओगे। तो आप सबसे पहले अपनी हेडिंग डाल दो, दैट इज पॉस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR के क्या पॉस्टुलेट्स हैं, हमको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो इनके सबसे पहली इन्होंने सबसे पहली जो बात बोली, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनते हैं, वो टोटल जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो उसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या बोला मैंने? टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं काउंट करूं तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होते हैं। ठीक है, जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें बॉन्ड पेयर भी आएगा और उसमें आपका लोन पेयर भी आएगा। हाँ, ये बात तो पता है ना यार कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, और लोन पेयर क्या होता है। जैसे भाई एक एग्जांपल ले लेता हूँ अमोनिया का। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं। देख सकते हैं, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया है बॉन्ड पेयर। ठीक है, जबकि ऐसे चीज़ें जो बॉन्डिंग करने के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं लोन पेयर। तो ये आपका क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जब भी बनता है तो उसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब यार आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो है तो इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स। आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स सब आपस में नेगेटिव चार्ज हैं, और दो नेगेटिव चार्ज को जितना ज़्यादा क्लोज लाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या फील होगा? रिपल्जन फील होगा आपको, मीन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप लॉजिक सोचो यार, अगर रिपल्जन जितना ज़्यादा फील होगा, क्या वो मॉलिक्यूल, क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल रह पाएगा? तो आंसर इज नहीं। तो इसका सेकंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए दो बातों का ध्यान देना है, दैट इज एक होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी
और दूसरी होनी चाहिए आपकी मिनिमम एनर्जी। ये आपस में एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप मैक्सिमम होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये कब पॉसिबल है? तो ये तब पॉसिबल है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। यह ख्याल रखना, जितना ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे उस केस में आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी और एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि देखो रिपल्जन तो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे रिपल्जन तो सब में होते ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होंगे वो लोन पेयर के बीच में होंगे, और उसके बाद जो होंगे वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होंगे, और सबसे कम रिपल्जन जो होंगे वो दो बॉन्ड्स पेयर के बीच में होंगे। बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्जन होगा, जबकि लोन पेयर बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होगा। इसका मतलब क्या है? अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वेल्ले होते हैं, कोई काम के नहीं है। वेल्ले का मतलब बॉन्डिंग बन गई, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे वो वेल्ले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उनको वेल्ले इलेक्ट्रॉन को कोई काम तो है नहीं, वो बैठ के क्या करते हैं? आपस में रिपल्जन करते हैं। जबकि बॉन्ड पेयर बॉन्ड को देखते हो कि हाँ यार वो अपना बॉन्डिंग में बिजी है, वो क्यों किसी को डिस्टर्ब करें, तो इनके अंदर रिपल्जन क्या होता है? ना के बराबर होता है या कम से कम होता है। ठीक है। चौथी पॉइंट, ये बात मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी, ये मॉडर्न केमिस्ट्री में बातें दी गई हैं कि सबसे ज़्यादा रिपल्जन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद लोन पेयर का होता है, और उसके बाद डबल बॉन्ड का होता है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड का होता है। इस बात को शायद आपको अभी तुरंत समझ में ना आए, फ्यूचर में जब मैं आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर कराऊंगा तब बॉन्ड पैरामीटर्स का एक टॉपिक उठाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बस आप इसका ख्याल रखना कि अगर मैं बॉन्ड्स के टर्म में बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा रिपल्जन होता है, उसके बाद लोन पेयर में होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड में होता है, और लास्ट सबसे कम रिपल्जन सिंगल बॉन्ड में होता है। या यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगी, और जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको कहाँ मिलेगी? सिंगल बॉन्ड में मिलेगी। ठीक है। तो चार बातों का ख्याल रखना है। पहली बात क्या है कि आपका स्ट्रक्चर जब बनता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आते हैं। दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है कि स्टेबिलिटी हमेशा ध्यान देनी है आपको। भाई स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर अपना स्टेबल होता है। ठीक है। और जब तक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा तब तक आपके बनाने का वो फायदा नहीं है। इसलिए आपको स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है। स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए आप कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉन्स को जितना दूर से दूर रख सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। नेक्स्ट, जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन की, तो सबसे ज़्यादा रिपल्जन लोन पेयर, और सबसे लीस्ट रिपल्जन बॉन्ड पेयर में, और फोर्थ ये। ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। VSEPR की खासियत है कि VSEPR ने हर एक स्ट्रक्चर के ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर हर एक स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है। एक स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ VSEPR थ्योरी, हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उनकी ज्योमेट्री देखने वाले हैं, उनकी शेप देखने वाले हैं, उनके एंगल्स को स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन अगेन है, केमिकल बॉन्डिंग में इमेजिनेशन का अच्छा खासा रोल है। इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि भाई ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप? क्या ये दोनों अलग अलग चीज है? डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे कोई बोलता है आप इसकी ज्योमेट्री बताओ, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि ज्योमेट्री बताओ या शेप बताओ। तो जब भी आपसे कोई बोलेगा ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री हमेशा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के सम से निकाली जाती है। जबकि अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप मुझे शेप बताओ, तो शेप सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली
सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर किए जाते हैं, उसमें लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों आते हैं और शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर आता है। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे ज्योमेट्री और कैसे शेप क्या होती है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ एक फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं जिसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर उनकी ज्योमेट्री और उनके शेप और उनके एंगल की स्टडी करेंगे। ठीक है, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स क्या हर एक ज्योमेट्री हर एक शेप के एग्जाम्पल को याद करने की ज़रूरत है? तो आंसर इज ऐसा नहीं है। मैं आपको इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको हर एक एग्जाम्पल का अपने आप क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया होगा, आप अपने आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में उसको फिट करना और आपका आंसर आपके सामने रेडी होगा। ठीक है, तो शुरू हो जाइए माय डियर। ठीक, शुरू होते हैं। तो सबसे पहला केस दैट इज केस नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके बॉन्ड पेयर बचे, बॉन्ड पेयर आपका एक होगा, सॉरी बॉन्ड पेयर आप 2 ले लो और लोन पेयर आप 0 ले लो। ठीक है, इनका सम कितने का आ जाएगा बच्चे? 2 का आएगा। ठीक है, इस केस का नाम रखा जाएगा AB2। ठीक है, ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए बेटा मेरा सेंट्रल एटम है और बी मेरे क्या है? साइड एटम है। जब भी आपसे कोई बोलता है लोन पेयर 0 है तो लोन पेयर 0 सेंट्रल एटम के लिए बोलता है, साइड एटम में लोन पेयर हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, लोन पेयर 0 किस में होंगे? सेंट्रल एटम की बात करेंगे। यहाँ पे हम जितनी भी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइड एटम में तो बस मेंबर लगे हैं। तो मैंने केस लिया बॉन्ड पेयर 2, ठीक है, और लोन पेयर 0। अब आप देख सकते हो यार ये एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। अब अगर ये एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो क्या मैं इसकी शेप का नाम लीनियर शेप रख सकता हूँ क्या? ठीक है, एकदम लीनियर लाइन पे है। और अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो क्या आपको इसका एंगल साफ साफ एकदम 180 एंगल दिखाई दे रहा है? ये 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में हमने क्या किया है? बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0 एंड लीनियर शेप बनी और एंगल क्या बना? 180 बना। थोड़ी सी आप इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, एक बात याद रखना, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना मिनिमम रिपल्जन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। आप पूछ सकते हो कि सर जरूरी थोड़ा ना है मैं AB2 की ये स्ट्रक्चर बनाऊं, सर मेरा मन ये कर रहा है, मेरा ये स्ट्रक्चर बनाने का मन कर रहा है, क्या करोगे आप? तो देखो यार यहाँ पे ना एंगल बहुत कम हो जाएगा और जब एंगल बहुत कम होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्जन बढ़ जाएगा। और मैंने अभी कहा अगर रिपल्जन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जानी है? कम हो जानी है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, VSEPR ने जितना भी एनालिसिस करके आपको डाटा दिया है ये इस बिहाफ पे दिया है कि स्ट्रक्चर का मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो और उसके बिहाफ पे उसने एंगल्स को सेट किया है। इसलिए हमारी और आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, इन बाबाओं की कृपा है जिन्होंने अपन को बॉन्ड VSEPR थ्योरी दी है। उन्होंने एक एक स्ट्रक्चर की एनालिसिस की है माइक्रो लेवल पे और उसके बाद कंपेयर किया है कि नहीं यार इस एंगल पे स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और इस एंगल पे स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी से मैं डाटा कुछ भी नहीं बोल सकता, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, एक ये फिक्स्ड है सो दैट स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दैट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपका क्या होगा? बॉन्ड पेयर आपके कितने होंगे? 3 होंगे और लोन पेयर आपके कितने होंगे? 0 होंगे। सम अभी भी कितने का आएगा? 3 का आएगा। अब इस केस का नाम क्या रखा जाए? इस केस का नाम रखते हैं हम AB3। AB3 मतलब सेंट्रल एटम एक होगा, इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक ट्रायंगल बन रहा है एक पर्टिकुलर प्लेन में। ये मान लेते बेटा ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ये जुड़े नहीं आपस में, सबको बताना चाह रहा हूं कि देखो ये मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन में एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो उसका नाम क्या देना चाहिए मुझे? इसका नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम होगा बच्चे? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल की बात करें तो आपको पता है पूरा सर्कल 360 का होता है, तो ये जो एंगल हो जाएगा कितने का हो जाएगा? 120 का हो जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ से। ये मैंने पेन उठाई 3 और इस 3 पेन को ऐसे बना दिया, ये ठीक है, आप ये देख पा रहे हो, ये कैमरे में देख पा रहे हो तीनों। ठीक है, तो ये देखो ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये प्लेन में है सब। ठीक है, तो यहाँ का एंगल 120, यहाँ का एंगल 120 और इधर का भी एंगल 120 बना हुआ है। तो ऐसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर
प्लेनर शेप बुलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा इसी के अंदर केस, ठीक है, दैट इज केस नंबर 3। असल में केस नंबर 2 का हिस्सा है वो, असल में केस नंबर 2 का हिस्सा है, लेकिन मैं इसको नाम दे देता हूँ केस नंबर 3। जब आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, और लोन पेयर कितना है, 1 है, और सम कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। पहले भी सम 3 का आ रहा था और अभी भी सम 3 का आ रहा है, बस इसका नाम जो होगा वो जाएगा AB2L। यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो ये A, यहाँ B और यहाँ B, और बीच में क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद लॉजिक सोचो यार, खुद लॉजिक सोचो कि यहाँ पे आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं थे, सिर्फ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर थे, जबकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए मैंने यार ये स्ट्रक्चर बनाया है, एक कुछ ऐसा था, ये मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, तो जब यहाँ मैंने इसको हटाया, जब मैंने इसको यहाँ हटाया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लोन पेयर आया, और इस लोन पेयर की वजह से इन लोन पेयर में इन बॉन्ड पेयर को क्या किया होगा, थोड़ा रिपल्जन दिया होगा। इस रिपल्जन की वजह से एंगल हल्का सा अंदर क्या हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्जन बढ़ जाएगा। तो मैंने अभी आपसे कहा भी था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्जन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, और फिर वही बात, जब रिपल्जन बढ़ेगा तो एंगल अंदर को घट जाएगा, ये चला जाएगा। तो यहाँ का जो एंगल आता है वो नियरली क्या आता है, नियरली क्या आता है, वो आता है 109 डिग्री, 119 डिग्री, सॉरी 119.5। ठीक है, तो 119 हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, यहाँ का 120 था और यहाँ का 119 आया है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की शेप और ज्योमेट्री, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ की शेप और ज्योमेट्री। शेप क्या होगी, देखो ये मैंने क्या कहा था, शेप में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कंसिडर करोगे, बॉन्ड पेयर कंसिडर करोगे। तो आपको ये बेंट नजर आ रहा है, ये बेंट नजर आ रहा है, तो इसकी शेप का क्या नाम दे देते हैं, बेंट शेप। कुछ बुक्स इसको वी शेप भी बुलाती हैं। देखो इनडायरेक्टली वे में ये वी तो है, ये वी है ना, ऐसे उल्टा वी या ऐसे वी। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है ज्योमेट्री बता, मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्री हमेशा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होगी। तो अगर मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कर रहा हूं तो ज्योमेट्री कितनी आ रही भाई, 2 + 1 दैट इज 3, और टी इसमें आ रही है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और शेप में बदल सकती है। ठीक है, क्लियर कट है। एग्जाम्पल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आगे मैं बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल शिद्दत से बात करेंगे कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाला कैसे जा रहा है, तब तक आप एग्जाम्पल आपके कोई काम का नहीं है। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो कहोगे सर रट के बैठे हो, ठीक है, इसलिए मुझे भी एग्जाम्पल बाद में आते हैं जब एग्जाम क्वेश्चन दिया होता है। ठीक, तो ये सब हमारा 3 का खत्म हो गया। अब आता है सम 4 का, दैट इज केस नंबर 4। ये केस बहुत फेमस केस है। ठीक है, केस 4 में क्या होगा भाई, बॉन्ड पेयर आपके कितने होंगे, 4 होंगे, और लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना होगा, 0 होगा। सम कितने का आ रहा है यार, 4 का आ रहा है। बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 0 हैं, तो देखो इस केस को हम नाम देंगे AB4, और AB4 का मतलब कुछ ऐसा, ये A, इधर B, ये B और ये B। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन तौर पे देखोगे तो आपको ये टेट्राहेड्रल नजर आएगा। ठीक है, मैं पेन से भी दिखा सकता हूं, कुछ ऐसा शेप, एक कुछ ऐसा शेप देख पा रहे हो, ये टेट्राहेड्रल शेप है। आप हर जगह से देख लो, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ओके, हर जगह से शेप क्या है आपकी, टेट्राहेड्रल शेप है। जब कभी भी शेप आपकी टेट्राहेड्रल होगी तो इस टाइम जो आपका एंगल बनेगा, इस टाइम जो आपका एंगल बनेगा माय डियर, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा ये 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, 109.28 का होगा। ठीक है, एंगल कितने का आ रहा है, 109.28 का। और इसकी ज्योमेट्री बोलो या इसकी शेप बोलो, ठीक है, क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी के अंदर घुसने वाला हूं, दैट इज केस नंबर ले लो 5, जिसमें आपके बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे,
और लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा। सम अभी भी कितने का है, 4। पहले भी सम 4 का था ऊपर वाले में, अभी भी सम 4 का है। तो आप देख सकते हो इसका नाम क्या दिया जाए, दैट इज AB3L। अब तो आप खुद भी सोच पा रहे होगे, ए कुछ ऐसा, और यहां पे बच्चे क्या आ जाए, ए लोन पेयर आ जाए। ये देखो, ठीक है। तो यहां से AB4 से कहां पहुंचे आप, AB3 पे पहुंचे। अब लॉजिक सोचना यार, पहले सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर नहीं था, लेकिन इस केस में आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ा लोन पेयर भी आया है। अब यार अगर लॉजिक सोचो कि पहले मेरे पास बॉन्ड पेयर था, पहले मेरे पास बॉन्ड पेयर था और लोन पेयर नहीं था, मतलब शेप कुछ ऐसी थी। अब मैंने इसको हटाई, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपको पिरामिड साइड समथिंग नजर आ रहा होगा, देख पा रहे हो, ये पिरामिडल, और यहाँ पे इसका क्या है, लोन पेयर है। तो इसका लोन पेयर ने इसके एंगल को थोड़ा से और कम किया होगा। तो यहाँ अगर आपको एंगल 109 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल दिखेगा वो 107.5 दिखेगा, ठीक है। अब अंतर में क्या आएगा, शेप में आएगा या ज्योमेट्री में आएगा, तो आप सही बोल रहे हो, अंतर शेप में आएगा। शेप क्या हो जाएगी, इस शेप का नाम होगा पिरामिडल शेप, ठीक है। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री वही रहेगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री वही रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, मेंबर बॉन्ड पर हटाता जा रहा हूं और लोन पर लगाते चला जा रहा हूं, ठीक है। इसी का आएगा अगला केस नंबर 6, ठीक है। इसका अमोनिया बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बट मैंने क्या कहा आपसे, एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला आएगा केस नंबर 6, जिसमें आपके बॉन्ड पेयर कितने होने वाले हैं, पहले बॉन्ड पेयर कितने थे भाई, 3 थे। अब आएगा आपके बॉन्ड पेयर कितने होने वाले हैं, 2, और लोन पेयर भी कितने होने वाले हैं, 2। सम कितने का होने वाला है, 4 का केस। अब अगर सम 4 का होगा तो इसका नाम क्या दिया जाए, AB2L2, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका B है, समथिंग लाइक दिस। पहले ये पिरामिडल था ना, मैं देखो यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोन क्रिएट कर दिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 लोन पेयर क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगेन आपको पहले की शेप नजर आ रही होगी। तो अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो इसको भी अपन लोग बेंट शेप बुलाते हैं, और पहले भी बेंट शेप आई थी, हाँ सही बोल रहे हो, और वी शेप बुलाते हैं। लेकिन ज्योमेट्री भाई साहब वही रहेगी, इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री। एंगल की बात करो यार, एंगल की बात करो तो आप देख पा रहे हो कि पहले 109.5 था, 109 डिग्री 28 मिनट था, फिर 107 आया, अब आएगा 100, और एंगल कम होना चाहिए, तो 104.5 का एंगल क्रिएट करेगा। क्यों एंगल डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और लोन पेयर इंक्रीज करेंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलके इसके एंगल को क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे रिपल्जन की वजह से, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप सो, ठीक है। अब लेवल थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद है, दैट इज केस नंबर आपका 7। केस नंबर 7, ठीक। अभी तक हमारा सम कितने का चल रहा था, 4 का चल रहा था, और अब हमारा सम कितने का आएगा, 5 का आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 5 का केस भाई। तो बॉन्ड पेयर आपके कितने हैं, 5 हैं, लोन पेयर आपके कितने हैं, 0 हैं, और सम भाई साहब क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। नाम दिया मैंने इसको AB5। अब देखा इसका अरेंजमेंट देखना, ए, ये बी, ठीक है। ये कुछ ऐसा पैटर्न आया। अब इस पैटर्न को लोग रटने लगते हैं, इसको रटो नहीं, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। इसको मैं थोड़ा डेप्थ में घुस के पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है AB5 का केस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप इमेजिन करना कि ये मेरा एक प्लेन है, ये कुछ ऐसा मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था अभी तक ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस प्लेन के एक मेंबर इस तरफ है, ये मैंने लगाया आपके इस तरफ, और एक मेंबर लेट सपोज करो मैं ले लेता हूँ, मैंने इस तरफ लगाया,
ये देख सकते हो, एक मेरी तरफ है, ये देख सकते हो, कुछ आप ऐसे भी देख सकते हो चाहो तो, ठीक है, अगर आपको कैमरे में बहुत ईजिली दिख रहा हो तो, ठीक है, आप देख सकते हो ए ऐसे। अब आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो एक 3 में तो प्लेन है ही है, 3 तो प्लेन है ही है आपके साथ। इस प्लेन में आपको एक ट्रायंगल बन सकता है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है, एक पिरामिड बन सकता है, ये आपका पिरामिड क्रिएट हो सकता है, यहाँ से इनको आप जोड़ने लगोगे तो पिरामिड नजर आएगा। अब एक पिरामिड आपकी तरफ से होगा तो एक पिरामिड मेरी तरफ से होगा, तो कितने पिरामिड बन सकते हैं भाई साहब? 2 पिरामिड बन सकते हैं। तो एक प्लेन में 2 पिरामिड बन रहे हैं, तो उसका नाम क्या दिया जाए, क्या नाम दिया जाए? तो इसका नाम दिया जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम दे सकते हैं इसको आप? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक प्लेन में एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है और एक ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए बाई मतलब 2, क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है, इसलिए पिरामिडल। किसमें बन रहा है? एक ट्राइगोनल प्लेनर में बन रहा है, एक प्लेन में पिरामिड बन रहा है, इसके लिए इसका नाम क्या दिया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। अब नेक्स्ट बात, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? एंगल्स का खेल है। अच्छा, इस एंगल्स को बताने से पहले ये आपको मैं बता दूं, ये जो 2 बॉन्ड्स देख रहे हो, ये बी वाली, इधर वाली, ऊपर वाली, इनको हम लोग बुलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बुलाते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो 3 देख रहे हो, ये वाली 3 नीचे वाली बी, इनको हम लोग बुलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोला कि इसको आप बुलाते हो एक्सियल बॉन्ड और इसको आप बुलाते हो इक्वेटोरियल बॉन्ड। ऊपर वाली आपकी एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ये वाली आपकी क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। तो कितनी एक्सियल है हमारे पास, कितनी एक्सियल बॉन्ड है हमारे पास? एक्सियल हमारे पास 2 हैं और इक्वेटोरियल हमारे पास कितनी है? 3। ठीक है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और आपके पास 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। मतलब जो ट्रायंगुलर के प्लेनर में है उसको नाम दिया हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल वर्ड आया एक्सिस से। ठीक है भाई, ये प्लेन था ना, ये आपका प्लेन था, आपने इस प्लेन में लाइन मारी, ऐसे करके, देखो ये एक्सिस जा रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, ये एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया एक्सियल। तो इस प्लेन में लाइन मारो तो ये बन रहा है एक्सियल बॉन्ड। ठीक है। अब एंगल की बात करना, लॉजिक सोचो, एंगल कितना कितने बनने चाहिए और कौन कौन से एंगल बनने चाहिए। तो देखो साफ साफ दिख रहा है 120 का एंगल बनना चाहिए, 120 का एंगल बनना चाहिए। ये किसके बीच में बन रहा है? बिटवीन इक्वेटोरियल के बीच में, मैं ई लिख रहा हूं। दूसरा एंगल आपको क्या दिख रहा होगा? 180 का एंगल दिख रहा होगा, एकदम लीनियर स्ट्रेट एंगल दिख रहा होगा। किसके बीच में दिख रहा होगा? ये आपको एक्सियल के बीच में दिख रहा होगा, ये आपको एक्सियल और एक्सियल के बीच में दिख रहा होगा। ठीक है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस, ये है आपका एक्सियल और ये है आपका इक्वेटोरियल। इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये बताओ, ये कितना एंगल है? ए, मैं इसको सबको हटा देता हूँ, सिर्फ इतना तुम्हारे सामने रखा हूँ। ठीक है, ये मेरी एक्सियल है और ये मेरी इक्वेटोरियल है, बताओ कितना एंगल? क्या ये एंगल 90 दिख रहा है क्या? तो आंसर इज, तीसरा एंगल बन रहा होगा 90 का बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। अब एक मजे की बात ये है कि सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ है और सबसे कम एंगल कहाँ है। तो साफ साफ दिख रहा है ये इस स्ट्रक्चर के मैक्सिमम एंगल पे हैं और ये इन स्ट्रक्चर्स के क्या हैं? मिनिमम एंगल पे हैं। क्या बोला मैंने? ये इन स्ट्रक्चर के मैक्सिमम एंगल पे हैं और ये 90 वाले मिनिमम एंगल पे हैं। तो अब बताओ रिपल्जन तुम्हें कहाँ ऑब्जर्व होगा, मैक्सिमम में या मिनिमम में? सोचो तो सही सोच रहे होगे, पक्का सोच रहे होगे, मिनिमम में, पक्का। ठीक है, मिनिमम में आपको मिल रहा होगा। अब अगर आपको मिनिमम में मिल रहा होगा तो रिपल्जन भी आपको कहाँ मिल रहा होगा? मिनिमम मिल रहा होगा। मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन फील हो रहा है वो 90s के बीच में हो रहा है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को मैं और खोलूँ, तो अगर मैं रिपल्जन की बात करता हूँ तो जो आपको रिपल्जन ऑब्जर्व हो रहा है वो बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ऑब्जर्व हो रहा है। और इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ का जो एंगल है वो 90 है। इसलिए आप कहते हो कि एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ी होती है।
इक्वेटोरियल की और एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। इसके बड़ी होने के कारण है इसका रिपल्जन। ठीक है, ओके, याद रहेगी आपको ये बातें। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। भाई ये तो तुम्हें पता चल गया ना कि एंगल 120 का भी बन रहा है, 180 का भी बन रहा है और 90 का भी बन रहा है, लेकिन 120 के कितने, 180 के कितने और 90 के कितने? तो इसका ऐसे तो एक इमेजिनेशन तरीका है और दूसरा एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। अगर मैं इमेजिनेशन फॉर्मूले बेस पे आता हूं तो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू NC2। ये थोड़ी मैथ्स है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जहां पे n आपका क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास क्या चल रहा था, अभी हमने क्या पढ़ रहा है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं AB5 का केस। क्या किसका केस पढ़ रहे हैं, AB5 का केस पढ़ रहे हैं। मतलब AB5 में आपके बॉन्ड पेयर आपको कितने नजर आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं भाई साहब, आपको 5 नजर आ रहे हैं। अब अगर आपको बॉन्ड पेयर 5 नजर आ रहे हैं तो फॉर्मूले में रखो 5C2, 5C2 दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे आया 3 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कर लो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा कितना हो गया, 10। मतलब इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एंगल की मैं बात करूं तो कितने एंगल हैं, 10 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं भाई साहब, 10 एंगल बन रहे हैं। अब ये सवाल होता है कि ये 10 एंगल कैसे बन रहे हैं, तो भाई साफ साफ दिख रहा है, 180 के हैं, 90 के हैं और आपके पास कितने हैं, 120 के, यही तो है। आप देख सकते हो 90 के जो बन रहे हैं वो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो यार एक बात देखो, ये मेरा प्लेन था, ये मेरा प्लेन था, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। प्लेन के ऊपर 90 के 3 यहां से बन रहे हैं, देख पा रहे हो, 3, 1, ये 2 और ये 3। उसी तरह नीचे से भी 3 बन रहे होंगे, नीचे से भी 3 बन रहे होंगे। तो टोटल कितने हो गए 90 के, टोटल 90 के कितने हो गए भाई साहब, तुम्हारे 90 के 6, 60 क्यों लिख रहा है, 90 के हो गए 6। ठीक है, और 120 के कितने बन रहे हैं भाई, देखो ये 120 के बिटवीन द इक्वेटोरियल बिटवीन द इक्वेटोरियल साफ साफ दिख रहा है, ये 1, ये 2 और यहां से एक 3, तो इसके कितने बन रहे हैं, 3। और एक्सियल का तो सिर्फ एक साफ साफ दिख रहा है, ये किसके बीच में है, बिटवीन एक्सियल के बीच में है। तो आप देख सकते हो यहाँ कितना आ रहा है, 1। अब इन तीनों का सम करोगे तो क्या आ रहा है, 10। 10 यहाँ से भी आ रहा है और 10 आपका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो आप चाहे तो इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो और चाहे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके टाइम फॉर्मूला यूज़ कर लो, दोनों ही आपके सामने है। पीछे के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। आगे चल के इसका फ़ायदा क्या होगा, जब फ्यूचर में आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको POS निकालनी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बुलाते हैं। तो वहाँ पे एंगल्स अगर आपको पता होंगे कि कितने एंगल बन रहे हैं तो आपका POS निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग तो आएगा ही आएगा और ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए जो बैकबोन है वो केमिकल बॉन्डिंग है। अगर आप ऑर्गेनिक का लेक्चर शुरू कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखो, आपकी ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक हम सम कितने का ले रहे थे यार, ये केस नंबर 7 चल रहा था, यहाँ पे हमने 5 और 0 लिया था। अब मैं थोड़ा और लेवल बढ़ा रहा हूँ,
अगला आएगा केस नंबर 8, जिसमें बॉन्ड पेयर आपके कितने होंगे, 4 होंगे, और लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सम अभी भी कितने का, 5 का। केस का नाम क्या दिया जाएगा, AB4L। ठीक है, तो देखो अभी तक मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर थे, अब हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका शेप कुछ ऐसा बनता है। ठीक, और यहां पे आ जाएगा ये रिपल्जन, यहां पे आ जाएगा ये लोन पेयर जो कि रिपल्जन करेगा। अब आप देखो इस शेप का कुछ समझ में आ रहा है, इस शेप का नाम होता है के शेप। क्या बुलाते हैं, के शेप, या कुछ बुक्स इसको पाई शेप भी बुलाती है। भाई देखो पाई है ना, ये अगर मैं ऐसे ऐसे बनाऊं और ये मैं 2 ऐसे ऐसे बनाऊं, पाई नजर आ रहा है, ये ऐसे देखो, अभी तक आप इसको ऐसे देख रहे थे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, अब आप इसको ऐसे देखोगे। ठीक है, तो ये शेप कैसी दिख रही है आपको, पाई शेप दिख रही है क्या, पाई शेप दिख रही है। और एक इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीसॉ। सीसॉ कैसे भैया, देखो ये झूला है, यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ मेरी बंदी बैठी है। ठीक है, ओके, ये देखो ये 2 झूले के पैर हैं, एक ये और एक ये भाई साहब, तो इसको क्या नाम दिया हमने, सीसॉ। तो 3 शेप इसके नाम होते हैं, आइदर आप के बोलो, आइदर आप सीसॉ बोलो, और आप पाई बोलो। ठीक है, अब आप बुद्धि लगाओगे कितने नंबर ऑफ एंगल होंगे और कौन कौन सा एंगल का खात्मा हुआ होगा। अब देखो पहले तो इसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं तो ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होने वाली है, ज्योमेट्री सम 5 का ही है। जब सम 5 का है तो शॉर्टकट लिख रहा हूं, TBP बोला जाता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ज्योमेट्री ये आपकी ये हुई और शेप्स आपकी ये हुई, के शेप, पाई शेप और सीसॉ शेप। नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स की बात करें तो NC2 के अकॉर्डिंग आप लिखोगे 4C2, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज क्या हो जाएगा यार, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हो गए, 6 हो गए। अब आप मुझे सोच के कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर यहाँ पे तो 10 एंगल आ रहे थे और यहाँ पे सर 6 एंगल कैसे आ रहे हैं। मतलब 4 एंगल कहीं ना कहीं कम हो गए होंगे, और कम होने के पीछे कारण रहा होगा कि ये जो हमारा लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने इसके एंगल को कम कर दिए होंगे और रिपल्जन को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि कौन से वो 4 एंगल हैं जो हट गए हैं और कहां से हटे हैं। ठीक है, आई होप मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स पे, जरूर रिप्लाई करना यार। ठीक, नेक्स्ट आएगा केस नंबर 8 के बाद आएगा केस नंबर 9। बहुत सारे केसेस हैं, आप थक गए होगे केसेस से। अभी तक सम 4 का 5 का था, अभी भी सम 5 का ही रहेगा। अब बस आएगा बॉन्ड पर कितने, 3, और लोन पर कितना आ जाएगा आपका 2। सम अभी भी कितने का है बेटा, 5 का सम है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया जाए, इसका नाम दिया जाएगा AB3L2, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2। ठीक है, तो देखो इस शेप को कुछ ऐसे दिखाते हैं, इस शेप को कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक, ये आपको कुछ टी नजर आ रहा है क्या, आपको टी नजर आ रहा है क्या, ये कुछ ऐसा टी, ये देखो टी नजर आ रहा है क्या, ये ऐसा टी, या ऐसे देखो टी, या ऐसे देखो टी, सब जगह से टी नजर आ रहा है क्या। ठीक है, और एक लोन पर यहाँ दिख रहा है और एक आपको लोन पर यहाँ दिख रहा है। तो इस शेप का नाम जो हमने दिया है, इस शेप का जो नाम हमने दिया है वो टी शेप दिया है। ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी भाई, ज्योमेट्री अभी भी कितनी रहेगी, TBP रहेगी। इस बार एंगल और घट जाएंगे, कुछ नंबर ऑफ एंगल्स और कम हो जाएंगे, तो आप खुद ही मुझे बताओगे कितने एंगल कम होंगे। बस इतना बताता हूँ, इस बार लगेगा 3C2। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको नंबर ऑफ एंगल्स निकल जाएंगे। ठीक है, अगला केस नंबर 10। केस नंबर 10 में आपके बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 होंगे, और लोन पेयर 3 होंगे। ये एक बड़ा स्पेशल केस लगता है मुझे,
सम अभी भी 5 है, मतलब लोन पेयर वाले बॉन्ड पेयर से ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन यही एक स्पेशल केस है, इसके अलावा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, देखो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं है, 180 का एंगल आप क्रिएट कर पाओगे। तो इस केस का नाम दिया है AB2L3, ठीक है। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, इधर आपका ये लोन पेयर, तीन लोन पेयर हो गए। एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा और एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो ये एकदम साफ साफ स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इस शेप का नाम क्या दिया जाना चाहिए हमको, लीनियर शेप नाम देनी चाहिए। और ज्योमेट्री अभी भी फिर से भाई मेरे नहीं बदलेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, TBP रहेगी। अब तो एंगल बचाई 180 का, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि एंगल 180 का होता है क्या, तो यार नियरली 180 का होता है, प्योरली 180 का नहीं होता है। आप लॉजिक सोच सकते हो ना यार, देखो 2 लोन पेयर इधर से हैं और 1 लोन पेयर इधर से है, ये प्लेन में है, तो बैलेंस तो कहीं ना कहीं से तो नहीं हो रहा है, बैलेंस तो कहीं से नहीं हो रहा, बट फिर भी नियरली एंगल कितना है, 180 होता है, ठीक है। तो ये सम कितने का था, 5 का सम था। बढ़ जाएं आगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, अगला आएगा केस नंबर 11, ठीक है। अभी तक हमारा सारा सम 5 का चल रहा था, अब हमारा सारा सम 6 में बदल जाएगा। अब आएगा बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0, दैट इज सम कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। बहुत बेहतरीन केस है, बहुत ब्यूटीफुल केस है ये, लेकिन लोग इसको रटते हैं, मैं समझाऊंगा बहुत मोहब्बत से। केस का नाम दिया है AB6, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए इसके लिए। ये अब देखने को तो लोग इसको ऐसे देखते हैं कि सर देखिए ये इसको आप, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो ऐसे, तो सर आपको लगेगा कि सर ये ऑक्टाहेड्रल है। एकदम सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा सा और इमेजिनेशन करो। मन में एक सवाल होगा, सर सेंट्रल एटम के आगे पीछे मेंबर तो 6 हैं, नाम आप दे रहे हो ऑक्टा। अरे भाई सर हम ऑक्टा पढ़ के आए हैं 8 से, ऑक्टा सर हम कहाँ से पढ़ के आए हैं, 8 से पढ़ के आए हैं, और आप लोग पढ़ा रहे हो भाई 6 में ऑक्टा। तो क्या आपस में कोई इंटरलेशन है क्या? देखो इसकी इमेजिनेशन कुछ ऐसे रखो यार, आप थोड़ा सा मैं डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ। ए यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B एलिमेंट है, B है, B है और B है, और यहाँ पे इमेजिन करना कहीं A है। देखना क्या मैं करने वाला हूँ, इसको इससे जोड़ इमेजिनेशन करना, इसको इससे जोड़ने की कोशिश करना। अब आप देखना, एक बात देखना, आपको एक बात नजर आ रही होगी कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे होगे कुछ ऐसे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? एक प्लेन दिख रहा है, नीचे से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ बनेंगे क्या? एक कुछ ऐसे, मतलब आप देखो कि अगर इसको और तोड़ दें तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेन के ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं भाई, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक चौथा इस साइड से। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेन के अबव नजर आ रहे हैं, और इसी तरह 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेन के नीचे नजर आ रहे हैं क्या? यहां अगर एलिमेंट B है तो A नीचे से, तो 4 आपके ऊपर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में, और 4 आपके नीचे से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हो गए? 8। क्या बोला मैंने? बहुत मस्त बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी। 4 अबव द प्लेन और 4 बिलो द प्लेन।
तो जस्ट बिकॉज ऑफ 4 अबव और 4 बिलो का जो सम आ रहा है वो 8 का आ रहा है, दैट इज 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, 4 अबव द प्लेन एंड 4 बिलो द प्लेन। इसी वजह से इसका नाम दिया गया है ऑक्टाहेड्रल। बहुत बेहतरीन बात बता दी मैंने, बहुत लोग इस बात को जानते ही नहीं है। इमेजिनेशन करने की खेल थी और कुछ नहीं थी बेटा। अब आप इसको ऐसे देख रहे हो, इस फॉर्म में देख रहे हो, और मैं इसको ऐसे ना देख के मैं इसको प्लेन में देख रहा हूं, ठीक है, 4 ऐसे में देख रहा हूं और 2 ऐसे देख रहा हूं, ठीक है। अब आप बताओ कि एंगल कितने हो, सब बातें कितनी हो। तो पहले तो देखो 4 को ऐसे बिठाओ, इस बार इक्विलेटरल कितने हैं, इक्विलेटरल कितने हैं और एक्सियल कितने हैं। तो इक्विलेटरल आपके कितने हैं, 4, इक्विलेटरल आपके कितने हैं, 4, ये 4 मैं नाम दे देता हूं चाहो तो B1 B2 B3 B4। और एक्सियल कितने हैं, ये देखो ये 2 एक्सियल आ रहे हैं, तो एक्सियल कितने हैं, 2 हैं। और हर जगह से एंगल क्या 90 का है, क्योंकि मैंने क्या कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल तो हर जगह से 90 का होगा। तो आपको इक्विलेटरल के बीच में भी एंगल कितना नजर आएगा, 90 नजर आएगा, मतलब 90 नजर आएगा। और एक्सियल में भी कितना नजर आएगा आपको, 90 नजर आएगा। मतलब इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है, 90, ठीक है। इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में कितना है, एंगल 90। हाँ, दूसरा आएगा एक्सियल के बीच में, 2 एक्सियल के बीच में अगर मैं देख लूं तो 180 आएगा एक्सियल के बीच में, ठीक है। अब आप देखो क्या आपको रिपल्जन सब जगह से इक्वल मिल रहा है, तो आंसर आप सही सोच रहे हो, यस। यहां पे इक्वेटोरियल बराबर है किसके, एक्सियल के। क्या बोला मैंने, इक्वेटोरियल बराबर है किसके, एक्सियल के। और वहां पे क्या था, पीछे वाले केस में इक्वेटोरियल और एक्सियल में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस था। वहां पे एक्सियल बॉन्ड जो थी इक्वेटोरियल से क्या थी, बड़ी थी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में इक्वेटोरियल और एक्सियल हमेशा दोनों जो होती हैं सेम होती हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे, तो भाई साहब तुम इस बार खुद ही ट्राई करो, इस बार NC2 लगा के देखो तो 6C2, ठीक है। इसके बताना मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। श्योर शॉट, बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम कौन सा केस पढ़ रहे थे, केस नंबर 11वां, जिसमें आपके बॉन्ड पर कितने थे यार, बॉन्ड पर आपके 6 थे और लोन पर कितना था, 0 था। अब आएगा केस नंबर 12। केस नंबर 12 में आपके बॉन्ड पर कितने हो जाएंगे, आपके बॉन्ड पर कितने हो जाएंगे, 5, और लोन पर कितना हो जाएगा, 1। सम अभी भी 6 का होगा, पहले भी सम 6 का था, सम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस केस का नाम हम बदल रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं AB5L, ठीक है। और कुछ ऐसा, तो इक्वेटोरियल में तो रहेंगे जैसे थे, एक मेंबर बस यहां से एक्सियल से छुट्टी पे चला जाएगा, गायब हो जाएगा, यहां पे लोन पर आ जाएगा, और ये भाई साहब हमारा बॉन्ड पर रह जाएगा, ये ऐसे। ठीक है। अब इसको क्या नाम दें, इसको नाम सोचो आप। देखो ये क्या है, स्क्वायर है और नीचे एक पिरामिड बन रहा है। भाई ये आपका स्क्वायर दिख रहा है ना यार, ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर नजर आ रहा है। तो एक स्क्वायर है और नीचे क्या है, पिरामिड है, तो उसका नाम क्या दें, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम दें, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी भाई, वही ज्योमेट्री होगी क्या, सेम वही पिछली वाली, क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री नहीं बदलेगी, इस बात का ख्याल रखना है भाई, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है,
शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, अगला, जब आपके पास बॉन्ड पेयर, केस नंबर ले लेते हैं, केस नंबर आपका हो जाएगा 13। जब आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सम कितने का होगा, 6 का, जो पहले भी था। नाम दिया मैंने AB4L2। अब देखो, ठीक है, यहां पे एक लोन पर क्रिएट कर दो बच्चे, और एक लोन पर यहां पे क्रिएट कर दो। तो ये देखो, ये अभी आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको सिर्फ ऐसे 4 नजर आ रहे हैं, समथिंग लाइक कुछ ऐसे, ये 4। अरे बन जा भाई, ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। ये क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है क्या, और ये स्क्वायर इस प्लेन में है क्या, ये स्क्वायर है और इस प्लेन में है क्या। तो क्या नाम दें, क्या नाम दें इसका, बताओ क्या नाम दें इसका। इसका नाम दिया जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो अगर मैं शेप की बात करता हूं, और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो ज्योमेट्री नहीं बदलेगी, और वो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, तो ये सम हो गए 6 के। ठीक है, लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप एंगल इस बार खुद निकालिएगा, सब में कुछ नहीं लगाते जाओ, NC2 लगाते जाओ, जहां पे n आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, आपका आंसर आपके सामने आता चला जाएगा। ठीक है, अगला आएगा केस नंबर 14। केस नंबर 14 में क्या है, अभी तक सारे सम हमारे 6 के चल रहे थे, अब हमारे सारे सम 7 के चलेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 14 में आएगा बॉन्ड पेयर आपका 7 और लोन पेयर आपका 0। ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत ब्यूटीफुल केस है। ठीक है, इसका केस का नाम दिया मैंने AB7। ठीक है, जब मैंने इसका नाम AB7 दिया, तो देखो पहले तो इसको ऐसे बना लो, रुको मैं बनाता हूं ऐसे। यहां रख लो A, ये आपके सारे B हैं, ये जोड़ना मत, बस मैंने आपको शेप क्रिएट करने की सोची है, और 2 B यहां से है। अब देखो, ये आपको पेंटागन नजर आ रहा है क्या, पेंटागन, पेंटागन ये है पेंटागोनल, ये सब बॉन्ड बनी हुई है इसके साथ। ठीक है, सब B है यार ये। ठीक है, आपको पेंटागन नजर आ रहा है क्या। ठीक है, अब ये आपके पेंटागन है, और एक पिरामिड इधर से बन सकता है और एक पिरामिड नीचे से बन सकता है। तो पहले आप क्या बनाओ, पेंटागन बनाओ। पेंटागन इमेजिनेशन कर पाओगे, इधर देखो ये पेंटागन है, एक मेंबर नीचे एक इधर है, अब ऊपर नीचे है, तो पेंटागोनल, पेंटागोनल एक पिरामिड ऊपर है एक पिरामिड नीचे है, इसलिए इसका क्या नाम दिया जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई यार, कोई बात नहीं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पेंटागन ये था, यहाँ पे पहले पेंटागन बनाया पहले, और उसके बाद 2 पिरामिड क्रिएट कर दिए, तो एक ऊपर से पिरामिड बन जाएगा और एक नीचे से बन जाएगा। अब बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत दिमाग लगाओगे इसमें, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, बातें क्या हैं, किन की बातें हैं, एंगल्स की बातें हैं। पहले तो देखो कौन कौन से एंगल और कितने कितने एंगल कब कब बनने वाले हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो 7C 7 फैक्टोरियल है, तो पहले तो लिखो 7C2, दैट इज क्या हो जाएगा यार, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो मैंने लिख दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगल पहले तो कितने वाले आने वाले हैं, 21 एंगल आने वाले हैं। अरे भाई साहब, अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग खराब होगा आप लोग का, सॉरी सॉरी, 21 एंगल आने वाले टोटल मिला के। अब 21 एंगल हैं कहाँ, तो ये इसके अंदर छुपे हुए हैं। अब ये आपको देखना है पहले तो कि एक्सियल कितने, इक्वेटोरियल कितने। तो इसको देखने का नज़रिया ऐसा है कुछ
इक्वेटोरियल के और एक्सियल के, देखो इक्वेटोरियल इस बार 5 होंगे, 5 इक्वेटोरियल दिख रहे हैं, और आपको एक्सियल कितने दिख रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये भाई ए है, ये बी है और ये बी है, इनके बीच में क्या बन रहा है? इक्वेटोरियल बन रहा है, ये एक बी और एक ये बी। आपको पता है कि जब भी कभी भी पेंटागन बनता है तो पेंटागन के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 72 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं यार? 72 डिग्री के होते हैं। ठीक है, थीटा माइनस 180/5 कर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, और एक्सियल की बात करें, एक्सियल की बात करें तो इसके बीच में एंगल तो आपको साफ साफ दिख रहा है 90 का, सॉरी 180 का। और तीसरा एंगल कहां दिख रहा है? तीसरा एंगल आपको दिख रहा है बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल के बीच में एंगल जो हमको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 90 का। ठीक है, अब ध्यान ये देने वाली बात है कि सबसे कम एंगल कहां पे, देखो ये सबसे कम एंगल कहां पे है? इक्वेटोरियल के बीच में है। मजे की बात, चूंकि इक्वेटोरियल के बीच में मिनिमम एंगल है और मिनिमम एंगल होने की वजह से मैक्सिमम रिपल्जन भी यहीं से आएगा। और अगर यहीं से मैक्सिमम रिपल्जन आएगा ना भाई मेरे, तो ये एक ऐसा केस है जहां पे इक्वेटोरियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड। याद रखना बहुत ध्यान से, दिस इज द रिवर्स ऑफ टीबीपी। याद रखना, पीबीपी इज रिवर्स ऑफ टीबीपी। जो पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल का रिवर्स होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ट्राइगोनल बायपिरामिडल के अंदर एक्सियल बॉन्ड बड़ी थी और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटी थी, जबकि पेंटागोनल बायपिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बड़ी हैं और एक्सियल बॉन्ड जो हैं छोटी हैं। तो इसलिए याद रखना, पीबीपी इज रिवर्स ऑफ टीबीपी। बहुत ही अच्छी बात बता दी, ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कहाँ पे कितना एंगल और कितना रिपल्जन आपको आ रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि टोटल नंबर ऑफ जो एंगल आ रहे हैं वो 21 कैसे आ रहे हैं, किनके बीच में 21 है। मुझे पता है आपने लॉजिक लगा लिया होगा, आप फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ एंगल 21 कैसे आ रहे हैं। ठीक है भाई मेरे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सम कितने का था? 7 का था। अब अगला, दैट इज केस नंबर 15। बॉन्ड पेयर अब कितने हो जाएंगे? 6, और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। सम अभी भी कितने का है? 7 का है। ठीक है, तो देखो कुछ करना नहीं है। इस केस का नाम दिया हमने AB6L। क्या नाम दिया हमने? AB6L। ये कुछ ऐसा है। ये इसकी एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, पता है? एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, सुनो। AB6L में इस शेप को नाम देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके नाम में इसकी कहानी छुपी हुई है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं, XeF6। अब मजे की बात सुनना, इसको एग्जांपल से ही समझना, ये अब डिस्टॉर्टेड क्यों? पहले तो ऑक्टाहेड्रल समझ में आ रहा होगा, पीछे वाली बात। 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 4 अबव द प्लेन है, 4 बिलो द प्लेन। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कर चुका हूं पीछे। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या? डिस्टॉर्टेड मतलब डिस्टॉर्शन, और डिस्टॉर्शन मतलब क्या? मतलब प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा। अब ऐसा क्या हो रहा है? तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं
फ्लिपिंग, या इसको कुछ नाम देते हैं, कुछ बुक्स नाम देती हैं फेशियल फ्लिपिंग। क्या नाम देती है? फेशियल फ्लिपिंग। फेशियल फ्लिपिंग कुछ ऐसा है कि यार ये जो लोन पेयर है ना, ये इन मान लेते हैं इन दो फ्लोरीन के बीच से निकला, ये एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन आपकी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में ये भाई साहब निकला। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो इसको इस फ्लोरीन का और इस फ्लोरीन का क्या मिलेगा? रिपल्जन मिलेगा, और इस वजह से ये वापस अंदर चला जाएगा, फिर ये यहाँ से अंदर जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा, उसी तरह फिर ये यहाँ से अंदर जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा। तो ये मतलब एक बार यहाँ से निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, अंदर जा रहा है, और यहाँ से निकल रहा है, अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है ना, ये फेस के अलाउंग निकलता है, फिर अंदर जाता है। जैसे सूरज नहीं होता है, सनफ्लावर देख रहे हैं, पहले मुंह खोल रहा है, फिर मुंह बंद कर रहा है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो इस चूंकि इसका लोन पेयर जो है ये मूव करता रहता है, इसे इसका नाम देते हैं फेशियल फ्लिपिंग। फ्लिपिंग हो रही है, बार बार मूवमेंट हो रही है, ठीक है, या फ्लेक्सियोनियल लोन पेयर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? फ्लेक्सियोनियल लोन पेयर। फ्लेक्सियोनियल लोन पेयर्स, ऐसे लोन पेयर जो मूव करते रहते हैं इधर से इधर, इधर से इधर। तो इसके मूवमेंट की वजह से इसका जो शेप होता है वो पूरी तरह प्योरली ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, और जब ये प्योरली ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है XeF6 का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस को याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, सम कितने का आएगा? 7 का आएगा। अगला दैट इज केस 16। केस 16 में क्या आने वाला है भाई? बॉन्ड पेयर आपके कितने आने वाले हैं? 5, लोन पेयर कितने आने वाले हैं आपके? 2, सम कितने का होने वाला है? 7 का। तो इस बार नाम दिया मैंने AB5L2, ठीक है, कुछ नहीं, तो सबसे सिंपल केस है यार। अब आप चाहे ऐसे देखो और चाहे इसको बुक्स हम लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, पेंटागोनल प्लेनर। पहले ये पेंटागन बना लो भाई मेरे साथ, पेंटागन बना लिया, ये पेंटागन है, और एक लोन पर यहां से निकालो और एक लोन पर यहां से निकालो। ठीक है, मतलब ये पेंटागन बना रहा हूं, बस पेंटागन में ही है, तो इसको क्या नाम देंगे हम? पेंटागोनल प्लेनर। शेप की बात करें तो शेप हमारी क्या है? पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री तो वही रहेगी PBP। ठीक है, एंगल्स के लिए बात करें तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NC2 दैट इज यहाँ पे लगेगा 5C2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंगल 10 आ जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 10 एंगल किसके किसके वो 10 एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7 तक का केस है। अब हम लोग केस 8 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज ये क्या था? केस नंबर 16 था। अब आएगा केस नंबर 17। केस नंबर 17 में आपके बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 8, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 0। इसमें ज़्यादा केस नहीं है, बस 1-2 ही केस हैं। 2 ही केस हमारे कोर्स में, वैसे कोर्स में नहीं है, ये सिर्फ एडवांस में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक नाम होता है AB8 बुलाते हैं इसको, थोड़ा सा अजब बनेगा यार, कुछ ऐसा होता है। आप एक बात देख पा रहे हो, ये मेरा A है और इस A के बीच में 4 ऊपर निकले हुए हैं और 4 नीचे निकले हुए हैं। ठीक है, अब देखो पिरामिड एक ऊपर से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे से बन रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने? पिरामिड ऊपर से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बन रहा है। तो और ये स्क्वायर में बन रहा है, स्क्वायर है, ऊपर से भी स्क्वायर है और नीचे से भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं स्क्वायर एंटी
प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक क्या नाम दिया? स्क्वायर एंटी मतलब अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, ये ऐसे, ये ऐसे ऊपर एक नीचे, प्रिज्म बना हुआ है, किसमें बना है? स्क्वायर बना है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं होनी चाहिए नॉलेज, जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दिखा देते हैं, TeF8 2- इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और इसी के साथ एक शेप और बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये होती है और एक पॉसिबिलिटी दूसरी होती है। ये पॉसिबिलिटी चेंज सिर्फ d ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है। अभी जब हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे तो वहां बात करेंगे इसके बारे में। और अभी भी वही बॉन्ड पेयर 8, लोन पेयर 0, सम 8, ये कुछ ऐसा होता है यार, पंखे नुमा, ए कुछ ऐसा, मतलब तुम ये बना लो B, यहां लगा दो B, यहां लगा दो B, यहां लगा दो B, यहां पे B। फैन नहीं होता यार, ये फैन है ना, ये ऐसे बनाते हैं ना फैन, ठीक है। ये सेंट्रल एटम में साइड एटम, इसको नाम देते हैं डो डेकाहेड्रल, डो डेकाहेड्रल, शॉर्टकट में इसको हम लोग बुलाते हैं DDQ। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कोर्स में इतना नहीं आएगा। एग्जाम्पल है K3CrO8 का एग्जाम्पल, आप इसको लिख सकते हो 3K प्लस CrO8 3-। तो भाई साहब ये कुछ ऐसा बनता है, ये आपका क्रोमियम बन गया, और ये कुछ ऐसा है कंडीशंस में। भाई ये तो बस मैंने जोड़ा है ना अपनी मर्जी से, ये ऐसे केस, यहाँ पे क्रोमियम और बीच में 8 जो हैं ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, ये ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, और ओवरऑल पे कितना चार्ज आ जाएगा? 3- का चार्ज आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यार, इतने सारे केसेस हैं, टोटल मिला के मैंने आपको 18 केसेस बताया अभी तक। ठीक है, इससे ज़्यादा केस आपके केमिस्ट्री में नहीं आएंगे, इतना ही केस काफ़ी है। ठीक है, तो इतने सारे केसेस आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये सीखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, जो आप इतना स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस एंगल का एप्लीकेशन हमारी केमिस्ट्री में कैसे है। ठीक है, तो हेडिंग आपने डालना है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। एक स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं और कितने लोन पेयर होते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसे बहुत लोग हैं, अलग अलग फॉर्मूला बताते हैं, तो आपको जिसका फॉर्मूला समझ में आप उसका फॉर्मूला यूज़ करो। मैं तो बिना फॉर्मूले के ही काम करता हूँ, थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कर रखी है, तो जो भी आता है खटाखट बताते चला जाता हूँ। आपको भी दो चार बार प्रैक्टिस करोगे, मेरी मानो तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम में क्यों यूज़ करें? जब हमको लगता है कि यार मैं श्योर हूँ कि यार यही क्रिएट होगा, तो मैं बनाऊँ क्यों? तो आओ दिखाते हैं। पहले तो फॉर्मूला सीखो। बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है कि टोटल मेंबर -1। अभी बताता हूँ टोटल मेंबर क्या है। मतलब जैसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, PCl5 है, PCl5 है, तो यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं? एक देखो फॉस्फोरस है और 5 क्लोरीन है, टोटल मेंबर कितने हो गए? 6 हो गए। एक घटा दिया तो सम कितने का आ गया? 5 का आ गया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके? 5 हो गए। जबकि लोन पेयर के 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या फॉर्मूला होता है? पहला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 इंटू बॉन्ड पेयर बाई 2, और ये फॉर्मूला तब वैलिड करता है जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू बॉन्ड पेयर बाई 2। ये तब यूज होता है जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई एम सॉरी लेस देन और इक्वल टू 8 होते हैं। जब हमारा फॉर्मूला लेस देन और इक्वल टू 8 होता है तब हमारा लोन पेयर का फॉर्मूला ये क्रिएट होता है, और जब ग्रेटर देन 8 होता है तो फॉर्मूला ये क्रिएट होता है। अब एक बेहतरीन से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
अब अगर कैटायनिक है तो क्या करना है और एनायनिक है तो क्या करना है। एनायन एंड कैटायन के केस में इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कुछ नहीं है यार, एक बार टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दो जितने भी चार्ज है। किस में चार्ज ऐड करोगे, एनायन के केस में, और कैटायन के केस में सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो चार्जेस को। किस केस में, कैटायन के केस में। तो कैटायन के केस में आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एनायन के केस में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल शुरू कर रहा था, कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं, आप भी सपोर्ट करिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया PCl5 का, ठीक है, पीछे भी लिया हुआ था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। भाई बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है, टोटल मेंबर 6 हैं, तो टोटल मेंबर 6 हैं, एक घटा दिया, आ गया 5। अब आ जाओ लोन पेयर पे। लोन पेयर पे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और उनका सम। तो अब एक बात देखो यार, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं क्या? हाँ, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं क्या? और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे कितने फॉस्फोरस हैं, 5, सॉरी एक फॉस्फोरस है, तो 5 1 जा 5, और क्लोरीन कितने हैं, 5, तो 7 5 जा 35। तो 35 प्लस 5 कितने हो गए, 40। 35 प्लस 5 कितना हो गया, 40, और ये 40 आपका हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बस आप फॉर्मूले पुट करो, देखो ये 40 ग्रेटर देन 8 आ रहा है, तो पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया है आप इस फॉर्मूले को यूज करो। तो लोन पेयर का फॉर्मूला है 40 माइनस 8 इंटू 5 बॉन्ड पेयर बाई 2, तो यहां हो जाएगा सम 0। अब आपका फाइनली आंसर आ गया, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0, सम कितने का हो गया भाई साहब, 5 का हो गया। अब पीछे चार्ट खोल के देख लो, 5 प्लस 0 क्या TBP की शेप है, क्या ये TBP की शेप है? तो हाँ ये TBP की शेप है, देखना TBP की शेप आपको नजर आएगी। अगला एक कैटायनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया NH4 प्लस का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर टोटल मेंबर कितने हैं, तो एक आपका नाइट्रोजन है और 4 आपका हाइड्रोजन है, तो टोटल मेंबर तो मेरे 5 हैं, एक मैंने कम कर दिया, ये हो गए 4, ठीक है। अब अगला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, 5, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, 4, तो 9। लेकिन मैंने क्या कहा था पीछे, कैटायन में आपको कम कर देना है, आपने कम कर दिया, ये हो गया 8। अब एक फॉर्मूला लोन पेयर वाला, लेस देन और इक्वल टू 8 में एक फॉर्मूला लगना है, दैट इज क्या हो जाएगा, 8 माइनस, इस बार याद रखना 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 4/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम 0। अगर सम 0 आ गया इसका, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आ गया 4, और 4 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल। पूरी कहानी बता दोगे इसकी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, टेट्राहेड्रल। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया टेट्राहेड्रल। एंगल सब आप लोग जानते हो, 109 डिग्री 28 मिनट 5 सेकंड, ठीक है, ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बस आपके सामने डिफरेंट केसेस लिख रहा हूं, ठीक है। इन केसेस को आप यूज करो और आपका आंसर आता जाएगा। और लेना है और ले लो भाई, CO3 2 माइनस लेना है, CO3 2 माइनस ले लो, ठीक है। इस बार खुद ट्राई करो, बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो 3 है। अब मैं अपने आप से बोल सकता हूं कि लोन पेयर देखो 0 है। अरे यार कैसे लोन पेयर बच जाएंगे, स्ट्रक्चर खुद ही बना लो ना यार। तो आपको लोन पेयर कहीं नजर आ रहा है सेंटर एटम पे, तो आप निकालोगे क्यों, निकालोगे क्यों? तो सम हो गया 3 का, जब सम हो गया 3 का तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई, खत्म। एंगल कितना हो गया, 120 का एंगल हो गया। तो देखो इस बार मैंने बिना फॉर्मूले के यूज किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूले के यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब कुछ होमवर्क में आप लोग ट्राई कर लो, मतलब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मार देना। जैसे I3 माइनस हो गया, उसको ट्राई करना, SO4 2 माइनस हो गया, XeOF4 हो गया, XeO3 हो गया, इन सबको आप ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे ना मेरी बात मान के। हाँ,
इस फॉर्मूले के कुछ रूल्स हैं जहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है। कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होता है, कहाँ पे कंसेप्ट ये काम नहीं करेगा। तो पहला है कि इफ़ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी मतलब ये जो आपका बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाए, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं करेगा, नॉट वैलिड। ठीक है। दूसरी बात ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड नहीं करेगा, तो इफ सेंट्रल एटम हैज मोर देन 1 एटम। कहने का क्या सेंस है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिया मैंने H2SO7 का। अब यहाँ पे कितने सेंट्रल एटम्स हैं, 2 सेंट्रल एटम्स हैं, है ना भाई। H2SO7 का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये ना 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है ना भाई, 2 2 4 2 6, ठीक है आ रहा है। तो ये क्या है, सेंट्रल एटम कितने हैं, 2। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये ट्रू नहीं होगा, जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल में काम नहीं करेगा। तीसरा, अगर स्पीशीज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे मान लो NO2 है। अब NO2 में देखोगे तो नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 8, 8 8 दूनी 16 और 16 और 5 23, तो ये 23 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, 16 7 23, ठीक है। तो ये 23 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑड इलेक्ट्रॉन्स का कोई सिग्निफिकेंस इस फॉर्मूले पे नहीं है। उस तरह जैसे मिथाइल का रेडिकल ले लिया तो ये भी आपका रेडिकल में आएगा, ये भी आपका ऑड इलेक्ट्रॉन में आएगा। तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन में भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करोगे। तो आपने क्या देखा कि हमने कहाँ कहाँ इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, कैसे कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, बहुत सारे टॉपिक्स भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और क्या इनके रूल्स हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है, मेरे को भी सिर में दर्द हो रहा है बहुत पढ़ा के, ठीक। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट पा सकते हो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ DHIREN। कोशिश करना आप 24th मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि यह सबसे इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ते अमाउंट में है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 12 मंथ तो एटलीस्ट लो ही लो, इससे कम काम आपका नहीं चलेगा। हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सो दैट आप नोटिफिकेशंस पा सको, ठीक है। हमसे कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इतनी सारी बातों को आपने बहुत पेशेंसली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।